शुरुआत हो गई है रात की और समय हो गई है मैथ के बाद की। मैं सौरभ तिवारी आप सभी विद्यार्थियों का अपने YouTube चैनल बीटी नॉलेज वर्ल्ड पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई अपना अध्ययन कर रहे होंगे। तो मेरे छोटे छोटे भाई बहनों, आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास तक हम लोग नंबर सिस्टम के ऊपर चर्चा कर रहे थे और नंबर सिस्टम के अंतर्गत लगभग हम लोग मोस्ट ऑफ द केस को पढ़ चुके हैं। आज हमारी चर्चा इस बात पर रहेगी कि हम लोगों को 3 नई संख्याओं के बारे में पढ़ना है, क्योंकि हमने 3 नई संख्याओं के बारे में आपको बताया था कि हम लोग अगले क्लास में इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो आज जिन संख्याओं के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे वो संख्याएं निम्नलिखित प्रकार हैं। सब लोग ध्यान से देखेंगे। हम लोग एक एक नंबर्स के ऊपर उसकी डेफिनेशन क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, उसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, हम लोग इन तीनों नंबर्स के ऊपर चर्चा करेंगे। हमारी आज की पहली टॉपिक रहेगी, हम लोग सहअभाज्य संख्या के बारे में पढ़ेंगे। सहअभाज्य संख्या के बारे में पढ़ेंगे। इसको लल्ला इंग्लिश में हम लोग कहते हैं को प्राइम नंबर। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे जुड़वा अभाज्य संख्या। इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर। और तीसरा हम लोग पढ़ेंगे संपूर्ण संख्या के बारे में, संपूर्ण संख्या के बारे में, जिसे हम लोग परफेक्ट नंबर कहते हैं, परफेक्ट नंबर। तो उम्मीद करते हैं इसके पहले जितनी भी बातें आपको बताई गई नंबर सिस्टम की, सब लोग अच्छे से पढ़ लिए होंगे, सब लोग नोट्स बना लिए होंगे और बातों को रिवाइज कर रहे होंगे। और अब आप लोग इन तीनों संख्याओं के ऊपर ध्यान से सुनेंगे। हम एक एक संख्या के बारे में अच्छे से समझाते जा रहे हैं आपको। सबसे पहले सब लोग हेडिंग करेंगे सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर। अगर आप लोगों से कोई पूछेगा आप को प्राइम नंबर से क्या समझते हैं, तो आप उसको क्या डेफिनेशन दोगे? सबसे पहले डेफिनेशन लिखो। सहअभाज्य संख्या की डेफिनेशन ये है कि यदि दो धनात्मक पूर्णांक युग्म को कहते हैं जोड़ा। यदि 2 धनात्मक पूर्णांक युग्म के रूप में इस प्रकार लिए जाएं, युग्म के रूप में इस प्रकार लिए जाएं, यदि 2 धनात्मक पूर्णांक युग्म के रूप में इस प्रकार लिए जाएं कि उनका एचसीएफ निकालने पर हमें 1 प्राप्त हो, उनका एचसीएफ निकालने पर हमें 1 प्राप्त हो, तब उन धनात्मक पूर्णांकों के युग्म में प्रयुक्त संख्याओं को सहअभाज्य संख्या या को प्राइम नंबर कहते हैं। सहअभाज्य संख्या या को प्राइम नंबर के नाम से जानते हैं। सर एक बार फिर से डेफिनेशन दोहराएं। इफ any 2 positive integer are given in the pair, then if we find out its SCF या their SCF and we get the SCF as 1, then the pair of positive integers is called को प्राइम नंबर। यानी अगर 2 धनात्मक पूर्णांक युग्म के रूप में इस प्रकार लिए जाएं कि अगर हम लोग उसका एचसीएफ निकाल दें तो हमें 1 प्राप्त होने लगे, तो इस प्रकार जो धनात्मक पूर्णांकों को युग्म के रूप में लिया गया, उससे जिस संख्या का निर्माण होता है युग्म के रूप में, उसे हम लोग सहअभाज्य संख्या के नाम से जानते हैं। अच्छा, नोट में इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन है, सब लोग नोट वाली बात को ध्यान से समझेंगे। सबसे पहली बात नोट में आपको ये बता रहे हैं, युग्म में आने वाली संख्याएं, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं युग्म में आने वाली दोनों संख्याएं या तो अभाज्य हो सकती हैं, या एक संख्या भाज्य व दूसरी संख्या अभाज्य हो सकती है, या वह दूसरी संख्या क्या हो सकती है? अभाज्य हो सकती है।
यानी अल्लाह जब हम लोग को प्राइम नंबर की बात करते हैं तो जिस पेयर को हम लोग लेते हैं उस पेयर के अंतर्गत जो नंबर्स आते हैं वो दोनों एक साथ प्राइम नंबर भी हो सकते हैं, प्राइम नंबर की कैटेगरी को भी वो लोग प्राप्त कर सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि उन पेयर में आने वाली दोनों संख्याओं में एक संख्या भाज्य हो मतलब कंपोजिट हो और दूसरी संख्या प्राइम हो मतलब अभाज्य हो। तो चाहे प्राइम प्राइम नंबर का पेयर बनेगा तभी भी वो को प्राइम में आ सकता है, केवल उनका एचसीएफ एक आना चाहिए, और एक प्राइम नंबर रहे एक कंपोजिट नंबर रहे तभी भी वो लोग को प्राइम कहला सकते हैं। केवल उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकालने पर कितना आना चाहिए लल्ला, एक आना चाहिए। तो एचसीएफ एक आए, चाहे दोनों नंबर प्राइम रहे चाहे उनमें से कोई एक प्राइम और एक कंपोजिट रहे, उस प्रकार से जो पेयर हमें प्राप्त होता है जब संख्याओं का एचसीएफ एक आता है तो हम उसको को प्राइम नंबर के नाम से जानते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वाला कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। सब लोग बातों को कॉपी पे लिख लिए होंगे और ये नोट वाली बात भी अच्छे से सब लोग लिख लिए होंगे। दूसरी स्पेसिफिकेशन से दूसरा नोट में आपको क्या लिखना है, जिन दोनों धनात्मक पूर्णांकों को लिया जाता है, जिन दोनों धनात्मक पूर्णांकों को लिया जाता है उनका अंतर, यानी उन दोनों धनात्मक पूर्णांकों का अंतर कुछ भी हो सकता है, यानी अंतर 2 का भी हो सकता है, 2 से ज़्यादा का भी हो सकता है। तो हमारी गैपिंग कुछ भी हो सकती है। दोनों पॉजिटिव इंटीजर जो लिए जाते हैं और दोनों जो इंटीजर लिए जा रहे हैं जिससे हमें पेयर का निर्माण हो रहा है, या तो वो दोनों के दोनों प्राइम हो जाएं या तो उनमें से कोई एक प्राइम या कोई एक कंपोजिट हो जाए, दोनों ही कंडीशन में वो आगे चल के को प्राइम कहलाता है। और गैपिंग कुछ भी हो सकती है। तो उम्मीद करते हैं आपको डेफिनेशन और नोट के दोनों बात समझ में आ गई होंगी को प्राइम नंबर के लिए। तो थम्स अप करिए, हमारे सभी बच्चे समझ गए। हम लोग इसका एग्जाम्पल लेते हैं और बातों को और ज़्यादा क्लियर करते हैं। अगर लाला सहभाज्य संख्याओं के उदाहरण के रूप में कोई हमसे कहे कि कुछ पेयर ऐसे बताइए जो सहभाज्य संख्याओं के उदाहरण हैं, तो सबसे पहला पेयर अगर हम लोग 1,2 ले लें, तो हम लोग पाते हैं कि 1,2 में जो यह 1 है और यह जो 2 है, 1 है और 2 है, इन दोनों का जब हम लोग एचसीएफ निकालेंगे, इन दोनों धनात्मक पूर्णांकों का जब हम लोग एचसीएफ निकालेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होता। और इसी तरह अगर हम लोग 2,3 ले लें तो हम लोग जब 2 और 3 का एचसीएफ निकालेंगे तभी भी हमें कितना प्राप्त होगा, 1 होगा। तो ये दोनों पेयर को प्राइम हो गए। इसी तरह हम लोग 3 और 7 अगर ले लेते हैं तो इनका भी अगर हम लोग एचसीएफ निकालेंगे तो हमें 1 प्राप्त होगा, तो ये भी को प्राइम हो गए। इसी तरह हम लोग 7 और 11 अगर ले लें और इसका एचसीएफ हम लोग निकालें तभी भी हमें 1 प्राप्त होगा, ये भी को प्राइम हो गए। इसी तरह हम लोग 11 ले लें और 19 ले लें तो इस कंडीशन में भी अगर हम लोग इसका एचसीएफ निकालेंगे तो हमें 1 प्राप्त होगा, तो ये भी को प्राइम नंबर हो गया। यानी को प्राइम होने के लिए जो दोनों पॉजिटिव इंटीजर लिए जा रहे हैं उनका केवल एचसीएफ 1 आना चाहिए। गैपिंग कितने की भी हो सकती है। और तो हम लोग देख ले रहे हैं यहाँ पे 1 की गैपिंग है, यहाँ पे भी 1 की गैपिंग है, यहाँ पे 4 की गैपिंग है, यहाँ पे 4 की गैपिंग है, यहाँ पे 8 की गैपिंग है। हमें केवल मतलब इससे है हमारा निष्कर्ष को प्राइम के लिए तब निकलेगा जब दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स का एचसीएफ कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। गैपिंग चाहे कुछ भी हो, और दूसरी बात चाहे दोनों प्राइम नंबर के रूप में लिए जाएं, चाहे उसमें से कोई प्राइम हो चाहे कोई कंपोजिट हो, इससे कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आता। हम उसको को प्राइम की श्रेणी में रखते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे कि 17 और 23 का जो पेयर है वो को प्राइम नंबर है कि नहीं। सब लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे हमें। और 23 और 29 का जो पेयर है वो को प्राइम नंबर है कि नहीं है। इसी तरह आपको बताना है 29 और 41 इसका पेयर जो है वो को प्राइम नंबर है कि नहीं। आपको बस क्या करना है, इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकालना है और एचसीएफ निकालने के बाद अगर उसका एचसीएफ 1 प्राप्त हो जाएगा तो ये को प्राइम नंबर होंगी, और अगर इनका एचसीएफ 1 नहीं आएगा तो को प्राइम नंबर नहीं होंगी। उम्मीद करते हैं आपको को प्राइम नंबर का डेफिनेशन और सारे स्पेसिफिकेशंस और उदाहरण समझ में आए होंगे। तो बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं और सहभाज्य संख्या जानने के बाद हम लोग अब ट्विन प्राइम नंबर के ऊपर चर्चा करते हैं, मतलब जुड़वा अभाज्य संख्या के ऊपर बात करते हैं। सर अपने कॉपी में हेडिंग कर लेंगे जुड़वा अभाज्य संख्या, जुड़वा
जुड़वा अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या, ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर। अब लल्ला सभाज्य संख्या और जुड़वा अभाज्य संख्या में कुछ विशेष अंतर होते हैं, इसीलिए हम लोग दो अलग अलग शीर्षक के अंतर्गत इसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ट्विन प्राइम नंबर की यानी जुड़वा अभाज्य संख्या की डेफिनेशन देखते हैं। कोई पूछेगा जुड़वा अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, डेफिनेशन क्या बताओगे? यदि किन्हीं दो क्रमागत धन पूर्णांक, यदि किन्हीं दो क्रमागत धन पूर्णांकों को इस प्रकार लिया जाए, यदि किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों को इस प्रकार लिया जाए जिनका अंतर 2 का हो, यदि किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों को या धन पूर्णांकों को इस प्रकार लिया जाए जिनका अंतर 2 का हो और उनका HCF 1 प्राप्त होता हो, और उनका HCF 1 प्राप्त होता हो, उनका HCF 1 प्राप्त होता हो तथा दोनों धन पूर्णांक अभाज्य हों, तब ऐसे युग्म को जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। तब ऐसे युग्म को जो संख्या प्राप्त होती है ऐसे युग्म से, उसे जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। चलो डेफिनेशन एक बार फिर से सुने ध्यान से। यदि किन्हीं दो क्रमागत धन पूर्णांकों को, यदि किन्हीं दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स को इस प्रकार लिया जाए कि उनका गैप 2 का हो। आपको ट्विन प्राइम नंबर प्राप्त करने के लिए या किसी भी दिए गए पेयर के ट्विन प्राइम नंबर होने के लिए उनका गैप कितने का होना चाहिए? 2 का होना चाहिए, और जो दोनों पॉजिटिव इंटीजर लिए जा रहे हैं वह कंसेक्यूटिव होने चाहिए यानी क्रमागत होने चाहिए। तो दो बातें हमको समझ में आ गई, जो धन पूर्णांक लेने हैं वो क्रमागत होने चाहिए, और उन दोनों का जो अंतर है दोनों धन पूर्णांकों का वह 2 का होना चाहिए। और फिर तीसरी स्पेसिफिकेशन से क्या है, जब उसका हम लोग HCF निकालें तो कितना प्राप्त होना चाहिए? 1 प्राप्त होना चाहिए। पहला, 2 क्रमागत धन पूर्णांक लिए जाने चाहिए, दूसरा उनका अंतर 2 होना चाहिए, तीसरा उनका HCF कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए, और चौथा जो दोनों के दोनों पॉजिटिव इंटीजर लिए जा रहे हैं वो अभाज्य होने चाहिए अर्थात प्राइम होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? प्राइम होने चाहिए। तो अगर कोई पेयर इस प्रकार दिया गया है जिसके अंतर्गत आने वाले दो पॉजिटिव इंटीजर इन चारों स्पेसिफिकेशंस को ग्रहण करते हैं, इन विशेषताओं को प्रकट करते हैं, तब उस पेयर को हम लोग ट्विन प्राइम नंबर के नाम से जानते हैं। एक बार चलो फिर से दोहरा लेंगे। पहली स्पेसिफिकेशन क्या होनी चाहिए? दोनों धन पूर्णांक क्रमागत होने चाहिए, दोनों धन पूर्णांक क्रमागत होने चाहिए, दोनों धन पूर्णांक क्रमागत होने चाहिए। दूसरा दोनों धन पूर्णांकों में 2 का अंतर यानी गैप होना चाहिए, 2 का अंतर या गैप होना चाहिए, 2 का अंतर या गैप होना चाहिए। तीसरा उन दोनों का HCF 1 मिलना चाहिए या 1 होना चाहिए। जब हम लोग इसका HCF निकालें तो 1 आ जाए। और चौथा दोनों धन पूर्णांक अभाज्य हों। दोनों धन पूर्णांक क्या हो? अभाज्य हों। दोनों धन पूर्णांक क्या हो? अभाज्य। तो जो पेयर के अंतर्गत आने वाले पॉजिटिव इंटीजर्स इन चारों कंडीशन को फॉलो करते हैं, उनसे जिस पेयर का निर्माण होता है, उससे जिस पेयर के नंबर का निर्माण होता है, उसे ट्विन प्राइम नंबर के रूप में जाना जाता है या जुड़वा अभाज्य संख्या कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी, और जो चारों पार्ट आपको हम अलग से लिख के दिखा दिए, इससे आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि जुड़वा अभाज्य संख्या होने के लिए 2 पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए, दोनों के बीच में 2 का गैप होना चाहिए, HCF निकालने पर 1 आना चाहिए, और जब दोनों के दोनों इन पॉजिटिव इंटीजर को देखा जाए तो दोनों के दोनों प्राइम होने चाहिए। तो इस प्रकार हम ट्विन प्राइम नंबर के बारे में अच्छे से समझ गए।
अब हम लोग इसके एग्जाम्पल की चर्चा करते हैं कि ट्विन प्राइम नंबर का एग्जाम्पल कौन कौन सा हो सकता है। लल्ला सब लोग ध्यान से हमारी बात समझेंगे और देखेंगे। सबसे पहले पेयर की अगर हम लोग बात करें, तो सबसे पहला पेयर जो हमें प्राप्त होता है ट्विन प्राइम नंबर का, अगर कोई आपसे पूछेगा क्या 1,3 ट्विन प्राइम नंबर का पहला पेयर बनेगा, तो आप कहेंगे ट्विन प्राइम नंबर का यह पेयर नहीं बन सकता है। ट्विन प्राइम नंबर का पेयर नहीं बन सकता है क्योंकि इसमें जो 3 है वह अपने आप में तो प्राइम नंबर है, लेकिन जो 1 है वो अपने आप में प्राइम नंबर नहीं है। हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, पहली अभाज्य संख्या 2 होती है, तो इसीलिए 1 प्राइम नंबर नहीं होता, इसीलिए 1 के साथ जो यहाँ पेयर बनेगा वह ट्विन प्राइम की कैटेगरी में नहीं आएगा, इसे हम लोग क्रॉस कर देंगे या नो कर देंगे। हमारी बात सब लोग समझ पाए? आगे बढ़े हम लोग। अब आगे देखिए, तो हमारा जो सबसे पहला ट्विन प्राइम नंबर का पेयर प्राप्त होता है वो क्रमागत होना चाहिए। तो पहला 2 है, पहला क्या बन रहा है 2। अगर हम लोग 2 के साथ लेना चाहेंगे, सबसे पहले अगर हम लोग 2 के साथ लेना चाहेंगे तो 2 के साथ भी हम लोग नहीं ले पाएंगे, क्योंकि अगर हम लोग इसका गैपिंग 2 कर देंगे तो हमारा 2 के साथ 4 आ जाएगा, और 4 जो होता है वो अपने आप में प्राइम नंबर नहीं होता है। तो यहाँ पे भी अगर कोई पूछेगा क्या 2,4 ट्विन प्राइम नंबर बन सकता है, ट्विन प्राइम नंबर बन सकता है, तो हम लोग कहेंगे इसके साथ भी हमारा ट्विन प्राइम नंबर शामिल नहीं है, क्योंकि ये जो पेयर प्राप्त हो रहे हैं इसमें दोनों के दोनों प्राइम नहीं है। अब हम लोग 3 के साथ चेक करेंगे तो हमारा 3,5 बनेगा, क्योंकि हमें जो लेने हैं नंबर वो कंसेक्यूटिव लेने हैं और 2 के डिफरेंस के साथ लेने हैं। 1 और 3 का डिफरेंस 2 है, लेकिन ये ट्विन प्राइम नहीं हो सकता। 2 और 4 का डिफरेंस 2 है, लेकिन ये ट्विन प्राइम नहीं हो सकता। अब हम 3 और 5 की बात करते हैं। जब हम लोग 3 और 5 की बात करेंगे तो ये ट्विन प्राइम के एग्जाम्पल बन जाएंगे। लल्ला ध्यान से लोग समझें, ये ट्विन प्राइम नंबर्स के एग्जाम्पल बन जाएंगे, यस, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे दोनों का जो गैप है, मतलब दोनों के बीच पॉजिटिव इंटीजर्स का जो अंतर है वो 2 का है। 3 और 5 में कितने का अंतर है? 2 का। और इनका एचसीएफ जो हम लोग निकालेंगे तो हमें 1 प्राप्त होगा, और दोनों क्रमागत भी हैं। 3 और 3 के बाद 4 फिर 5, तो लगातार क्रमागत पूर्णांक लिए गए हैं जिनका गैप 2 का है। और जब हम लोग दोनों संख्याओं को देख रहे हैं, मतलब दोनों 3 को और 5 दोनों को देख रहे हैं, तो ये दोनों के दोनों अभाज्य हैं, यानी प्राइम नंबर्स हैं। तो सभी कंडीशन फॉलो हो रहा है। इसीलिए अगर कोई मैथ में पहला पेयर इस प्रकार पूछे कि ट्विन प्राइम का क्या होगा, तो हम लोग 3,5 बता सकते हैं। फिर अगला कौन सा हो जाएगा? 5 और 7 का, क्योंकि इसमें भी हम लोग देख रहे हैं कि एचसीएफ 1 आएगा, दोनों कंसेक्यूटिव हैं और दोनों का एचसीएफ 1 है और दोनों के दोनों प्राइम है, तो आप इसको भी कहेंगे कि ये ट्विन प्राइम नंबर का एग्जाम्पल है। इसके बाद अगर हम 7 और 9 लेंगे तो ये पेयर ट्विन प्राइम नहीं हो सकता। इसी प्रकार हम लोग 9 और 11 लेंगे तो ये भी नहीं हो सकता है। अब हमारा अगला मिलेगा 11 और 13। 11 और 13 ट्विन प्राइम का एग्जाम्पल है, क्योंकि ये कंसेक्यूटिव भी है, 2 का गैप भी है, एचसीएफ 1 भी है और दोनों के दोनों नंबर्स प्राइम भी हैं। तो इस प्रकार से हम लोग ट्विन प्राइम के बारे में समझ पाए कि कब ट्विन प्राइम होगा और कब ट्विन प्राइम नहीं होगा। जब इन चारों कंडीशन को किसी पेयर के अंतर्गत आने वाले पॉजिटिव इंटीजर फॉलो करेंगे तब ट्विन प्राइम होंगे, अगर नहीं करेंगे तो नहीं होंगे। अच्छा, अगर 11 और 13 के आगे हम लोग जाएंगे तो हमको कौन सा मिल सकता है? 13 15 नहीं मिल सकता, 15 17 नहीं मिल सकता, लेकिन 17 और 19 हो जाएगा ट्विन प्राइम नंबर, TPN। इसी तरह हम लोग अगर आगे जाएंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा, देखिए सरो ध्यान से, 19 और 21 नहीं हो सकता, 21 23 नहीं हो सकता, इसी तरह 23 25 नहीं हो सकता, 25 27 नहीं हो सकता, 27 29 नहीं हो सकता, लेकिन 29 और 31 हो सकता है। तो ये हमें अगला ट्विन प्राइम नंबर मिल गया। इसी तरह हमारा ट्विन प्राइम बढ़ता जाएगा, 2 का गैप लेना है, कंसेक्यूटिव लेते जाना है, एचसीएफ 1 आना चाहिए, दोनों प्राइम होने चाहिए। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से आज को प्राइम नंबर के बारे में और ट्विन प्राइम नंबर के बारे में समझ में आया होगा। सब लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे 29,31 के बाद अगले पांच ट्विन प्राइम नंबर के पेयर कौन कौन से होंगे? अगले 5 ट्विन प्राइम नंबर के पेयर्स कौन कौन होंगे? सब लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, हम सबका देखेंगे आंसर, सब लोग अपने से बता पा रहे हैं कि नहीं। तो अगले 5 ट्विन प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं, सब लोग ये हमें बना के दिखाएंगे या लिख के दिखाएंगे कमेंट बॉक्स में 29 और 31 के बाद। तो इस प्रकार से हम लोगों ने चर्चा कर ली अपने को प्राइम नंबर के ऊपर और ट्विन प्राइम नंबर के ऊपर। अब हम लोग अगले अपने कंसेप्ट पे चलते हैं
उम्मीद कर रहे हैं चलो काफ़ी बातों को अच्छे से नोट कर रहे होंगे और बातों को समझ रहे होंगे, जिससे हम लोग आसानी से अपने सिलेबस में अब प्रवेश कर सकते हैं धीरे धीरे, क्योंकि हम लोग नंबर सिस्टम की लगभग सभी बातों को समझ रहे हैं। अब हम लोग संपूर्ण संख्या के ऊपर चर्चा करते हैं। अगर लल्ला हम लोग संपूर्ण संख्या की बात करें तो संपूर्ण संख्या को इंग्लिश में परफेक्ट नंबर के नाम से जाना जाता है। संपूर्ण संख्या को इंग्लिश में परफेक्ट नंबर के नाम से जाना जाता है। हम लोग इसके पहले जब पढ़े थे तो जो पॉजिटिव इंटीजर था वह दो भागों में बटा हुआ था, एक नेचुरल नंबर में, एक पूर्ण संख्या में। तो नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या के बारे में भी पढ़ चुके हैं हम लोग, होल नंबर यानी पूर्ण संख्या के बारे में भी पढ़ चुके हैं। ये पूर्ण नहीं है, संपूर्ण संख्या है। तो हम लोग अब संपूर्ण संख्या की चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लोग संपूर्ण संख्या की डेफिनेशन देखते हैं। हम आपको संपूर्ण संख्या की दो डेफिनेशन बता रहे हैं, सर ध्यान से हमारी बात समझें। डेफिनेशन नंबर 1 की हम लोग बात करते हैं। पहली परिभाषा की बात करते हैं। पहली परिभाषा क्या है? यदि किसी संख्या के, यदि किसी दी गई संख्या के, यदि किसी दी गई संख्या के, यदि किसी दी गई संख्या के लल्ला, यदि किसी दी गई संख्या के सभी, यदि किसी दी गई संख्या के सभी गुणनखंडों, यदि किसी दी गई संख्या के सभी गुणनखंडों में से स्वयं को छोड़कर, यदि किसी दी गई संख्या के सभी गुणनखंडों में से स्वयं को छोड़कर अन्य सभी गुणनखंडों का योगफल, अन्य सभी गुणनखंडों का योगफल संख्या के बराबर प्राप्त हो जाता है, संख्या के बराबर प्राप्त हो जाता है, संख्या के बराबर प्राप्त हो जाता है, तब उस संख्या को संपूर्ण संख्या के नाम से जाना जाता है। तब उस संख्या को संपूर्ण संख्या के नाम से जाना जाता है। चलो एक बार फिर से रिपीट कर लें। लल्ला डेफिनेशन ये कह रही है कि अपने पास कोई नंबर दिया गया है, हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि वो दिया गया नंबर किन किन नंबर से डिवाइड हो जाता है। अच्छा बताइए, जिन जिन नंबर से डिवाइड हो जाएगा वो सभी नंबर उसके फैक्टर कहलाएंगे। तो सबसे पहले हमें संपूर्ण संख्या चेक करने के लिए क्या करना होता है, उस संख्या के सारे जितने भी फैक्टर्स हो सकते हैं स्वयं सहित, उन सबको हम लोग लिख लेते हैं। अब स्वयं को छोड़कर जो भी संख्या रहेगी इस पूरे नंबर सिस्टम में वह स्वयं से विभाजित पक्का होती है। तो स्वयं वाली मतलब अपने आप वाली खुद वाली संख्या को छोड़कर जितने और फैक्टर शेष बचते हैं, जितनी और संख्याएं फैक्टर्स में प्राप्त होती है, अगर हम लोग उन सबका सम करें और सम करने के बाद जिस नंबर के लिए हम लोग फैक्टर निकाल रहे हैं उसी नंबर के बराबर आ जाए उनका सम करने पर, योग करने पर, तब हम लोग उस नंबर को परफेक्ट नंबर के नाम से या संपूर्ण संख्या के नाम से जानते हैं। फिर से डेफिनेशन देख लें। यदि किसी दी गई संख्या के सभी गुणनखंडों में से स्वयं को छोड़कर अन्य सभी गुणनखंडों का योगफल संख्या के ही बराबर प्राप्त हो जाता है, तब उस संख्या को हम लोग संपूर्ण संख्या के नाम से जानते हैं। अच्छा, ये पहली डेफिनेशन हो गई। लल्ला हम लोग दूसरी डेफिनेशन देखते हैं। सर हमारी बात ध्यान से समझें। डेफिनेशन नंबर 2, तब हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे और दोनों जो डेफिनेशन है उसको हम लोग वेरीफाई करेंगे। हमारी बात सर लोग सुने ध्यान से। डेफिनेशन नंबर 2 क्या है? यदि किसी दी गई संख्या के सभी गुणनखंडों का योग, यदि किसी दी गई संख्या के सभी गुणनखंडों का योग, ब्रैकेट में सॉरी लिख लेंगे, स्वयं सहित, यानी वह संख्या जो ली जा रही है उसके गुणनखंडों में वह संख्या स्वयं में सम्मिलित हो जाए। यदि किसी दी गई संख्या के सभी गुणनखंडों का योग उस दी गई संख्या के दोगुने के बराबर प्राप्त होता है, उस दी गई संख्या के दोगुने के बराबर प्राप्त होता है, उस दी गई संख्या के दोगुने के बराबर प्राप्त होता है, तब उसे संपूर्ण संख्या के नाम से जाना जाता है। तब उसे संपूर्ण संख्या के नाम से जाना जाता है। इस डेफिनेशन में कह रहा है कि जो नंबर दिया रहेगा पहले हम लोग उसका फैक्टर कर लेंगे,
उस फैक्टर में वह संख्या भी होनी चाहिए, क्योंकि हर नंबर अपना फैक्टर होती है। तो जब ऐसी स्थिति में हम लोग सारे फैक्टर प्राप्त कर लेंगे, तो हम लोग अगर सारे फैक्टर्स को ऐड कर दें और जिस नंबर के लिए हम लोग फैक्टर निकाल रहे हैं, जब हम लोग सम करें उसका, तो उसी नंबर का डबल प्राप्त हो जाए, तब हम उस नंबर को परफेक्ट नंबर यानी संपूर्ण संख्या के नाम से जानते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वाली डेफिनेशन और ये वाली डेफिनेशन दोनों आपको समझ में आई होगी। इस पहले वाली डेफिनेशन में स्वयं वाला जो फैक्टर उसको छोड़कर अगर अन्य सभी को जोड़ेंगे तो संख्या के ही बराबर आना चाहिए, और दूसरे डेफिनेशन में कह रहा है अगर स्वयं वाली संख्या का जो फैक्टर है अगर उसको लेते हुए हम लोग ऐड करते हैं तो दो नंबर है उसी का डबल प्राप्त हो जाता है। अगर ये कंडीशंस आपको किसी दिए गए नंबर से मिल रही हैं तब उसको हम लोग संपूर्ण संख्या कहते हैं। तो लल्ला हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं और इस बात की पुष्टि करते हैं। हम आपको दो एग्जाम्पल्स बता रहे हैं, तो हमारी बात ध्यान से समझें। एक हम लोग 6 नंबर के ऊपर चर्चा कर रहे हैं और एक हम लोग 28 के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि अगर पहली संपूर्ण संख्या पूरे नंबर सिस्टम में आपको पूछी जाएगी तो आपका आंसर होगा 6। कोई पूछेगा नंबर सिस्टम में पहली ऐसी संख्या बताओ जो संपूर्ण संख्या है, तो आपका आंसर आएगा वह संख्या 6 है। और दूसरी कोई पूछेगा तो आपका आंसर रहेगा 28, 28। उम्मीद करते हैं सबको यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग देखते हैं 6 किससे किससे डिवाइड होता है। सबसे पहले इसके फैक्टर बताएं सब लोग। 1 से डिवाइड होता है तो इसका एक फैक्टर 1 है, फिर 2 से डिवाइड होता है इसका एक फैक्टर 2 है, फिर 3 से डिवाइड होता है इसका एक फैक्टर 3 है, फिर 6 से डिवाइड होता है इसका एक फैक्टर 6 है। तो 6 के जितने फैक्टर थे संभव, ऑल पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 6 आर 1, 2, 3 एंड 6। तो हम लोग सारे पॉसिबल फैक्टर्स को लिख लिए। अब पहली डेफिनेशन को वेरीफाई करते हैं। यदि किसी दी गई संख्या के सभी गुणनखंडों में से स्वयं को छोड़कर, तो देखो 6 के हम लोग सारे जितने गुणनखंड प्राप्त कर लिए उसमें स्वयं को छोड़कर यानी 6 को छोड़कर अन्य सभी गुणनखंडों का योग संख्या के ही बराबर प्राप्त होता है। अन्य कौन कौन से बचे? 6 को छोड़कर अन्य गुणनखंड कौन कौन से बचे? 1, 2, 3। अब अन्य गुणनखंडों का अगर हम लोग सम कर दें तो देखिए हमें संख्या के बराबर प्राप्त हो रहा है कि नहीं। 1 में 2 ऐड करोगे 3 और 3 में 3 ऐड करोगे 6। तो स्वयं वाले गुणनखंड को छोड़कर अन्य सभी जितने गुणनखंड हैं अगर उनका हम लोग सम कर दें और वो उसी नंबर के बराबर प्राप्त हो जाए लल्ला, तो इस प्रकार से जिस संख्या का निर्माण होता है उसको हम लोग परफेक्ट नंबर कहते हैं। तो पहली डेफिनेशन वेरीफाई हो गई कि 6 क्यों संपूर्ण संख्या है। आते हैं दूसरी डेफिनेशन पे। यदि किसी दी गई संख्या के सभी गुणनखंडों का योग स्वयं सहित, इस बार स्वयं को नहीं छोड़ना है यानी उसी संख्या को नहीं छोड़ना है फैक्टर में जो दिया गया है, तो स्वयं सहित अगर उस संख्या के दोगुने के बराबर हो जाए तब उसे संपूर्ण संख्या कहते हैं। इस बार अगर 6 को भी शामिल कर लो तो अगर सबको ऐड कर दोगे डेफिनेशन नंबर 2 के अनुसार तो कितना आएगा? 1 + 2 + 3 + 6 कितना आ जाएगा? 6 में 3 ऐड करेंगे 9, फिर 2 11 और 1 12। अब बताइए 6 का अगर हम लोग डबल कर देंगे तो हमें 12 प्राप्त होगा कि नहीं? तो जब हम स्वयं सहित सभी गुणनखंडों का सम करें तब उस संख्या का डबल प्राप्त हो जाए तब संपूर्ण संख्या कहेंगे, और अगर स्वयं वाले गुणनखंड को छोड़कर जो शेष गुणनखंड है उनका सम करने पर अगर उसी संख्या के बराबर प्राप्त हो जाता है तब उससे संपूर्ण संख्या कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं इस एग्जांपल द्वारा आपको दोनों डेफिनेशन क्लियर होगी। यही बात हम लोग 28 पे करते हैं क्योंकि अगली संपूर्ण संख्या 28 होती है। 28 के सबसे पहले हम लोग फैक्टर लिख लेते हैं। 28 जो है 1 से डिवाइड होगा, फिर 2 से डिवाइड होगा, फिर उसके बाद 28 जो होगा 3 से डिवाइड नहीं होगा, फिर 4 से डिवाइड होगा, फिर 4 के बाद 5 से डिवाइड नहीं होगा, 6 से डिवाइड नहीं होगा, फिर 7 से डिवाइड होगा, 7 से डिवाइड होगा, फिर 8 से नहीं होगा, 9 से नहीं होगा, 10 से नहीं होगा, 11 से नहीं होगा, 12 से नहीं होगा, 13 से नहीं होगा, फिर अगला 14 से होगा और फिर इसके बाद डायरेक्ट किससे हो जाएगा? 28 से। तो हम लोग 28 के ऑल पॉसिबल फैक्टर्स जो हो सकते हैं इंक्लूडेड 28 हमने सबको लिख लिया। अब हम लोग पहली डेफिनेशन के अनुसार देखते हैं स्वयं को छोड़कर जो गुणनखंड प्राप्त हो रहे हैं उसमें स्वयं को छोड़कर यानी 28 को छोड़कर जितने बचे उनका सम करिए। देखिए इसी संख्या के बराबर प्राप्त होता है क्या? तो जब शेष गुणनखंडों को या अन्य गुणनखंडों को जोड़ोगे तो 1 + 2 + 4 + 7 + 14 सबको ऐड किया जाए। 14 में 7 ऐड करेंगे 21, 25 और 27 और यहाँ 28। तो हम जब सबको ऐड कर दिए तो हमें फिर उसी नंबर के बराबर प्राप्त हो जाएगा सम। तो इस प्रकार से इस नंबर को हम लोग परफेक्ट नंबर के नाम से जानते हैं। और डेफिनेशन नंबर 2 के अनुसार अब सबको ऐड कर लो। 1 + 2 + 4 + 7 + 14 + 28। तो यहाँ तक का सम 28 आया था, यहाँ 28 और ऐड कर दोगे 56 हो जाएगा। इस 28 का डबल है। तो इस प्रकार से दूसरी डेफिनेशन भी वेरीफाई हो गई और हम लोग समझ पाए कि जो हमारा नंबर है वह एक परफेक्ट नंबर के रूप में हमें प्राप्त हो गया। तो अगर आपसे कोई भी आज के बाद पूछेगा
परफेक्ट नंबर के एग्जाम्पल्स बताइए, तो आप पहला एग्जाम्पल उसको 6 बता सकते हैं और दूसरा एग्जाम्पल उसको क्या बता सकते हैं, 28। आप लोग कमेंट बॉक्स में अगला नंबर जो होगा वो परफेक्ट नंबर में कौन होगा, ये बात आप हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। सब लोग इसका आंसर बताएंगे, हम देखेंगे कि आप लोग अपने से कोई परफेक्ट नंबर बता पा रहे हैं क्या। तो इस प्रकार से हम लोग आज सारी बातें कर लिए। को प्राइम नंबर के ऊपर हम लोग ने डेफिनेशन समझा, उसकी स्पेसिफिकेशंस, उसके एग्जांपल्स को समझा। ट्विन प्राइम नंबर के ऊपर जितनी स्पेसिफिकेशंस हो सकती हैं हम लोगों ने उसके बारे में समझा, और इसी प्रकार परफेक्ट नंबर की क्या स्पेसिफिकेशंस हो सकती हैं हम लोगों ने इसके बारे में समझा। तो इस प्रकार से उम्मीद करते हैं आपको तीनों जो एक्स्ट्रा नंबर के बारे में बताया गया आज नेचुरल नंबर के नंबर सिस्टम के अंतर्गत, आप इस बातों को समझ गए होंगे अच्छे से। तो इस प्रकार एक बार लास्ट वन आपको क्लासिफिकेशन दिखा दे रहे हैं। सबसे पहले अपने पास रियल नंबर था। रियल नंबर जो है हमारा दो भागों में बट गया था, पहला रेशनल नंबर के अंतर्गत और दूसरा इरेशनल नंबर के अंतर्गत, इरेशनल नंबर के अंतर्गत। फिर उसके बाद रेशनल नंबर हमारा दो भागों में बट गया था, एक इंटीजर और एक डेसिमल। यहाँ पे इरेशनल नंबर का कोई फर्दर नहीं क्लासिफिकेशन था। फिर इंटीजर जो था वह आगे चल के तीन भागों में बट गया था, एक निगेटिव इंटीजर, एक ज़ीरो जिसको हम लोग न्यूट्रल कहते हैं या ज़ीरो इंटीजर कहते हैं, और एक पॉजिटिव इंटीजर। और डेसिमल जो हमारा था वो दो भागों में बट गया था, एक टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग जो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग था ये दो भागों में बट गया था, एक हमारा था रिकरिंग और एक हमारा था नॉन रिकरिंग। हम लोग सबके ऊपर चर्चा कर चुके हैं। अब इसके बाद जो हमारा पॉजिटिव इंटीजर था वो दो भागों में बट गया था, जिसमें पहला नेचुरल नंबर था और दूसरा होल नंबर था। और फिर इसके बाद जो हमारा नेचुरल नंबर था वो चार भागों में बट गया था, जिसमें पहला हमारा था इवन नंबर, दूसरा था ऑड नंबर, तीसरा था प्राइम नंबर, चौथा था कंपोजिट नंबर। और हम लोग अलग से तीन नंबर के बारे में पढ़ लिए, एक को प्राइम नंबर के बारे में, को प्राइम नंबर के बारे में, एक ट्विन प्राइम नंबर के बारे में, ट्विन प्राइम नंबर के बारे में, और फिर हम लोगों ने पढ़ लिया परफेक्ट नंबर के बारे में, परफेक्ट नंबर के बारे में। तो ये जो संपूर्ण क्लासिफिकेशन आपको दिखाई दे रहा है, इन सारे नंबर्स के बारे में हम लोगों ने अच्छे से अपने सभी लेक्चर्स में मिला के पीछे जितने भी नंबर सिस्टम पे हुए सबके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। एक एक बातों को आपको गंभीरता से बताया गया और सबके एग्जाम्पल भी आपको बताए गए हैं, इस पे प्रश्न भी आपसे पूछे गए हैं। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक नंबर सिस्टम की हर एक बात आपको क्लियर हो गई होगी। यहाँ पे सारी बातें आपको बताई जा चुकी हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और रियल नंबर की जब सभी बातों को हम लोगों ने समझ लिया, जब रियल नंबर की सभी बातों को हम लोगों ने समझ लिया तो हम लोग इसको अगर एक जगह लिखना चाहें, इन सभी बातों को अगर हम लोग एक जगह लिखना चाहें तो हम लोग इसको एक डायग्राम के थ्रू लिख सकते हैं। इसको हम लोग एक डायग्राम के थ्रू लिख सकते हैं। तो हम लोग नंबर सिस्टम में जो सभी नंबर्स हैं उनको एक डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लोग लिखेंगे, इसको हेडिंग कर लेंगे फ्लो डायग्राम या वेन डायग्राम। इसको हम लोग एक डायग्राम के माध्यम से लिखते हैं जिससे सारी चीज़ें एक जगह हो जाएं और हमको बात समझ में आ जाए। हमारी बात सब लोग ध्यान समझेंगे। अगर आप लोग ध्यान से समझें तो सबसे बड़ा जो हम इस पे ये बना रहे हैं सर्कल, ये सबसे बड़ा सर्कल आप लोग समझ जाइएगा। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं नंबर्स की। ये जो सबसे बड़ा नंबर है, ये सबसे बड़ा सर्कल है, ये किसकी बात हम लोग कर रहे हैं? हम लोग रियल नंबर से कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग इसका अलग से क्लासिफिकेशन और तरह से भी देख सकते हैं। मान लेते हैं ये सबसे बड़ा नंबर है रियल नंबर, जिसको हम लोग कैपिटल आर कह सकते हैं। तो सबसे बड़ा वाला सर्कल किसके लिए? वास्तविक संख्या के लिए। अब फिर आपको बताया गया था ये जो वास्तविक संख्या होती है, ये वास्तविक संख्या दो भागों में आ जाती है, एक रेशनल और एक इरेशनल, एक रेशनल और एक इरेशनल। अब ये जो रेशनल नंबर होता है, ये अपने आप में दो भागों में बढ़ जाता है, एक इंटीजर और एक डेसिमल, अब इसके बाद जो हमारा इंटीजर होता है, ये इंटीजर जो होता है वो अपने आप में तीन भागों में बढ़ जाता है,
तीन भागों में बढ़ जाता है। एक होता है आपका आई निगेटिव, एक होता है जीरो और एक होता है आई पॉजिटिव। और ये जो डेसिमल होता है ये अपने अंदर दो भागों में बढ़ जाता है, एक टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग, एक टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग। अब जो हमारा आई पॉजिटिव होता है उसका हम अलग से आपको डायग्राम बता दे रहे हैं। ये जो आई पॉजिटिव होता है ये अपने आप में कितने भागों में बढ़ जाता है? दो भागों में बढ़ जाता है। कौन कौन से भाग इसमें प्राप्त होते हैं? आई पॉजिटिव के अंतर्गत कौन कौन से भाग प्राप्त होते हैं? अगर ये आई पॉजिटिव है तो इसके अंतर्गत दो चीजें आती हैं अपने आप में, एक होता है नेचुरल नंबर और एक होता है नेचुरल नंबर और एक होता है कौन सा? होल नंबर। अब जो हमारा नेचुरल नंबर होता है इसको आप लोग फिर देख लें, ये हमारा नेचुरल नंबर और ये हमारा होल नंबर। अब जो नेचुरल नंबर होता है वो पुनः कितने भागों में बढ़ जाता है? चार, 1 2 3 4। एक इवन हो गया, एक ऑड हो गया और एक प्राइम हो गया और एक कंपोजिट हो गया। तो इस प्रकार हमारा ये वाला पार्ट हो गया। और इरेशनल नंबर अलग से किसी पार्ट में नहीं बढ़ता है तो वह बिल्कुल वैसा ही रहेगा। अब इस प्रकार से हम लोग पहले रियल नंबर के पार्ट समझ गए, अब रियल नंबर के अतिरिक्त कुछ नंबर ऐसे भी होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं इमेजिनरी नंबर। ये भी नंबर्स के अंतर्गत आते हैं जिसको हम लोग काल्पनिक संख्या कहते हैं। अब रियल नंबर को और इमेजिनरी नंबर को मिला के हमें नंबर प्राप्त होता था जिसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्या कहते थे। तो इस प्रकार से ये सबसे बाहर हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर, और इसके भी बाहर अगर हम लोग एक बना लें तो उसको हम लोग कह देंगे नंबर्स। और हमारी बातें ध्यान समझेंगे तो आपको क्या क्या बातें बताई गई। सबसे बाहर वाला सर्कल सबसे बड़ा वाला नंबर का है, नंबर के अंतर्गत एक रियल नंबर है, रियल नंबर के बाद एक इमेजिनरी नंबर है। अब रियल नंबर के अंतर्गत एक रेशनल है और एक इरेशनल है। रेशनल के अंतर्गत दो हैं, एक इंटीजर है एक डेसिमल है। इंटीजर में तीन है, आई नेगेटिव, न्यूट्रल या जीरो और आई पॉजिटिव। और डेसिमल के अंतर्गत टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। इसको भी हम अलग से भी इसका क्लासिफिकेशन समझा दे रहे हैं। केवल ये हम आपको बता रहे हैं टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का। एक टर्मिनेटिंग का है और एक नॉन टर्मिनेटिंग का है। आपका जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है, अब इसके अंतर्गत भी नॉन टर्मिनेटिंग के अंतर्गत भी दो गोले आते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग के अंतर्गत भी दो गोले आते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग के अंतर्गत जो आता है वो पहला होता है रिकरिंग का और दूसरा होता है नॉन रिकरिंग का। तो ये इसके अंतर्गत आ गया। तो इस प्रकार से हम लोग पूरा जो फ्लो डायग्राम है या वेन डायग्राम है पूरे नंबर सिस्टम का बना लिए। नंबर से शुरू हुआ, रियल कॉम्प्लेक्स तक पहुंचा, रेशनल इरेशनल तक पहुंचा, इंटीजर डेसिमल तक पहुंचा, आई निगेटिव जीरो और आई पॉजिटिव तक पहुंचा, डेसिमल वाला टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग और फिर रिकरिंग और नॉन रिकरिंग तक पहुंचा। इसी तरह आई पॉजिटिव नेचुरल होल तक पहुंचा, इवन ऑड और प्राइम कंपोजिट तक पहुंचा। वहाँ इमेजिनरी नंबर का कोई क्लासिफिकेशन नहीं होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको पूरा का पूरा वेन डायग्राम अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम लोग किस प्रकार से अगर पूरे नंबर सिस्टम को समझें तो हम लोग नंबर सिस्टम के अंतर्गत इन बातों को समझ पाएंगे। अब उम्मीद करते हैं सर अपने कॉपी पे ये बातें बना लिए होंगे। अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं और अगर इसका एक छोटा सा और स्मॉलेस्ट वेन डायग्राम आपसे कोई पूछे तो आप उसको नॉर्मली भी बता सकते हो, उसको समझ लो सब लोग। देखें एक और हम कौन सा बना सकते हैं, ध्यान से लोग समझेंगे। देखें ये हमारा मान लीजिए नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर के बाद हमारा आ जाएगा होल नंबर। नेचुरल नंबर सबसे छोटा, फिर उसके बाद आ गया होल नंबर और फिर होल नंबर के बाद हमारे पास क्या आता है? इंटीजर। तो हम लोग देख रहे हैं कि नेचुरल नंबर फिर होल नंबर फिर इंटीजर, नेचुरल नंबर होल नंबर और इंटीजर। और ये जो इंटीजर होता है वह किसका पार्ट होता है? ये रेशनल नंबर का पार्ट होता है। किसका प्राप्त होता है? रेशनल नंबर का पार्ट होता है। और अलग से हमारे पास एक होता है इरेशनल नंबर। कौन सा होता है? इरेशनल नंबर। और ये दोनों मिला के जिसके अंतर्गत आते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? रियल नंबर। और इसके बाद एक हम लोग बड़ा सा बना लेते हैं। हम लोग अलग से रियल नंबर के अलावा एक लिख देंगे इमेजिनरी नंबर। और इन दोनों को मिला के जो प्राप्त होता है उसको हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर।
रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को मिला के जो प्राप्त होता है उसको हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इस प्रकार से पूरे नंबर्स का हम लोग डिवीजन कर दिए और क्लासिफिकेशन कर दिए और ये डायग्राम समझ गए, नेचुरल, फिर होल, फिर इंटीजर, फिर रेशनल, इरेशनल, फिर रियल, फिर इमेजिनरी और फिर कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इस प्रकार से हम लोग नंबर सिस्टम में दो वेन डायग्राम देखे, एक थोड़ा बहुत बड़ा सा था जिसमें सारे पार्ट आपको बताया और इसमें कुछ मेन पार्ट होते हैं जिसको हमें जानना ही जानना होता है, हमने इसके ऊपर चर्चा कर ली। अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं, और कुछ क्वेश्चंस आपको आज पूछ रहे हैं और बता भी रहे हैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, चलो उसके ऊपर चर्चा करें और ध्यान से समझने की कोशिश करें। हम लोगों ने जितनी बातें अभी तक चर्चा की और जितनी बातें हम लोगों ने सीखी, सबसे पहले नोट में सर अपने कॉपी में लिख लेंगे, सबसे पहले हमारा नेचुरल नंबर था जो हमें 1 2 3 डॉट इनफाइनाइट तक प्राप्त हुआ, यानी नेचुरल नंबर 1 से शुरू होकर इनफाइनाइट तक चला गया। फिर उसके बाद हम लोग होल नंबर पढ़े, होल नंबर जो होता था 0 1 2 डॉट इनफाइनाइट तक चला गया। उसके बाद हम लोगों ने इवन नंबर पढ़ा, इवन नंबर जो होता था 0 2 4 6 डॉट इनफाइनाइट तक। इसी तरह हम लोगों ने ऑड नंबर पढ़ा 1 3 5 7 डॉट। इसी तरह हम लोगों ने रेशनल नंबर पढ़ा, रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में होता है, जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, pq इंटीजर होता है और इनका SCF कितना होता है, SCF ऑफ pq कितना आता है 1। इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। फिर हम लोगों ने इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ा। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर मतलब होता है x such that x इज नॉट इक्वल टू p/q। जब हमारा p/q के बराबर नहीं रहता है तो इरेशनल, जब p/q के बराबर होता है तो रेशनल। हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा। अगला हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा, धनात्मक पूर्णांक i पॉजिटिव मतलब 1 2 3 डॉट इनफाइनाइट, और ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। i पॉजिटिव और n आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, क्योंकि दोनों का एलिमेंट एक ही प्राप्त होता है। ये दोनों आप लोग समझ गए। i निगेटिव हम लोग कहाँ से कहाँ तक प्राप्त किए थे, -1 -2 -3 डॉट माइनस इनफाइनाइट। हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ लिया। एक हम लोग अलग से जीरो इंटीजर पढ़े थे, जीरो इंटीजर में केवल एक ही अवयव होता है 0, हम लोगों ने इसके बारे में भी पढ़ लिया। तो हम लोग प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, परिमेय संख्या, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, शून्य पूर्णांक, इन सब के बारे में पढ़ लिए। और हम लोगों ने को प्राइम के बारे में भी पढ़ लिया, ट्विन प्राइम के बारे में भी पढ़ लिया, और इसके अलावा हम लोगों ने परफेक्ट नंबर के बारे में भी पढ़ लिया। तो हम लोगों ने पूरे नंबर सिस्टम के अंतर्गत जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें आ सकती थी उनके बारे में अध्ययन कर लिया। अब आप लोग बताइए नेचुरल नंबर बड़ा होता है कि होल नंबर बड़ा होता है, नेचुरल नंबर बड़ा होता है कि होल नंबर बड़ा होता है। तो आप कहोगे सर ये नेचुरल नंबर छोटा होता है और होल नंबर बड़ा होता है, क्योंकि होल नंबर में जो 0 होता है वह एक्स्ट्रा आता है। तो आपको ये वाली बात याद रखनी है। दूसरी बात, आपसे कोई पूछे होल नंबर बड़ा होता है कि इंटीजर बड़ा होता है, तो आप कहोगे सर ये इंटीजर बड़ा होता है, क्योंकि होल नंबर में 0 से लेकर केवल इनफाइनाइट तक पॉजिटिव इंटीजर आते हैं, लेकिन इंटीजर में ऋणात्मक भी आता है, 0 भी आता है और धनात्मक भी आता है। अब ये दोनों बात हम लोग समझ गए। तीसरा, आपसे कोई पूछे निगेटिव इंटीजर बड़ा होता है कि इंटीजर बड़ा होता है, तो आप कहोगे सर जी इंटीजर बड़ा होता है, क्योंकि निगेटिव इंटीजर में केवल माइनस वाली चीजें आएंगी, जबकि इंटीजर में सब कुछ आ जाएगा, निगेटिव भी, पॉजिटिव भी, 0 भी। इसी तरह कोई पूछे, चौथी बात, पॉजिटिव इंटीजर जो होता है वह इंटीजर से बड़ा होता है छोटा होता है, तो आप कहोगे पॉजिटिव इंटीजर छोटा हो जाता है, फिर इंटीजर बड़ा हो जाता है, क्योंकि इसके अंतर्गत केवल पॉजिटिव आएगा और इंटीजर के अंतर्गत सब कुछ आएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये सारे रिजल्ट भी कुछ प्राप्त किए। और पांचवी बात, आपसे कोई पूछे इवन नंबर कैसे पहचानेंगे, तो आप कह देना जो 2m के फॉर्म में लिखा रहेगा, यानी जिस भी संख्या का फैक्टर करने पर, जहां यम एक होल नंबर है, अगर हम लोग यहाँ पे यम बिलोंग्स टू क्या है, W, यम के अंतर्गत जो अवयव आएंगे होल नंबर से रखे जाएंगे। तो ये वाला 2m के फॉर्म में आएगा तो इवन रहेगा, और 2m + 1 के रूप में आएगा तो ऑड रहेगा।
तो हम लोग इन सारी बातों के ऊपर चर्चा कर लिए। तो उम्मीद करते हैं आपको पूरा नंबर सिस्टम अच्छे से समझ में आ गया होगा। सारी बातें हम लोगों ने गहराई से एक एक बातें समझ ली। जब लल्ला हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो क्लास 10th की टॉपिक कंटेंट के साथ शुरू की जाएगी एक एक बातें। हम लोग अगले जब भी लेक्चर में मिलेंगे अगले सेशन में, तो हम लोग उसमें बात करेंगे डिविजिबिलिटी के ऊपर। अपने सबसे पहले हम लोग अपने सिलेबस में देखेंगे क्या क्या पढ़ना है वो देख लेंगे, फिर अपने सिलेबस को स्टार्ट करेंगे तो डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे, लेमा पढ़ेंगे, एल्गोरिथम पढ़ेंगे, और हम लोग एल्गोरिथम तक की बातें अगले वाली वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे, जिससे हम लोग एचसीएफ निकालना आ जाए और लेमा के बारे में हम लोग जान जाएं, डिविजिबिलिटी के बारे में जान जाएं। सारी बातों को हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। सिलेबस अपना पहले चैप्टर का जानेंगे और फिर उसके बाद हम लोग अपनी टॉपिकों को पढ़ते चले जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं सबको आज की पूरी बात समझ में आई होगी। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपनी चैप्टर की पहली टॉपिक के साथ जो बोर्ड परीक्षा में पूछी जाएगी। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों का, भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग पहली बार वीडियो को देख रहे हैं वह वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे, जिससे बोर्ड परीक्षा संबंधी चैप्टर वाइज जो भी वीडियो आपके लिए बनाई जा रही है वो आपको समय से सबसे पहले मिल जाए और आप उसका अच्छे से अध्ययन कर पाएं। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।